यूनिट हैश टू बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूनिट हैश टू मैं डिस्कस कर चुका हूँ, भेज चुका हूँ, आपके पास वीडियो आ चुकी है। अब मैं बायोलॉजिकल यूनिट हैश टू करने जा रहा हूँ। बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कॉन्टेंट्स क्या है हमारे पास, पहले जो मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ उसमें इंट्रोडक्शन, इंपोर्टेंस ऑफ वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स का सिर्फ मोनोसैकराइड्स क्वेश्चन होगा, जबकि सेकंड लेक्चर मॉलिक्यूल्स, पॉलीसैकराइड्स और प्रोटीन्स को डिस्कस करूंगा, जबकि तीसरे लेक्चर में मैं लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कंपैरिजन ऑफ बैक्टीरियल एंड ह्यूमन सेल एंड कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो पहला लेक्चर आ जाता है। पहला लेक्चर में बायोकेमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन खड़ी है, आप सबको आ जाती है। बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। 25 एलिमेंट्स आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। 92 जो नेचुरली अकरिंग है उसमें से 25 लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जबकि ह्यूमन बॉडी में 16 एलिमेंट्स होते हैं। उन 16 में से 6 जो हमारे पास 99% बनाते हैं, और बाकी जो 10 है वो क्या बनाते हैं, 1% बनाते हैं। माइनर एलिमेंट्स क्या होते हैं? माइनर एलिमेंट्स वो होते हैं जो लेस देन 1% बनाते हैं। ट्रेस कौन से होते हैं? ट्रेस वो होते हैं जो लेस देन 0.01% बनाते हैं। ट्रेस में हमारे पास एग्जांपल ठहरी है, जिंक, आयोडीन, कॉपर एंड मैंगनीज, 4 एलिमेंट्स हैं। जबकि जो माइनर एलिमेंट्स हैं, पोटाशियम 0.35, सल्फर 0.25, सोडियम एंड क्लोरीन 0.15, आयरन 0.0004, मोलिब्डेनम 0.05। जबकि मेजर में हमारे पास आप सबको पता है ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। आयरन के बारे में लिखा है कि आयरन तमाम स्पीशीज में पाई जाती है, मगर आयरन किस में नहीं पाई जाती? जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो तमाम स्पीशीज में नहीं पाए जाते। आयरन इज फाउंड इन ऑल लिविंग फॉर्म्स व्हाइल अदर आर रिक्वायर्ड बाय सम स्पीशीज। उसके बाद फोर फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के ऊपर आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, फ्यूल सेल को प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स क्या है? मेम्ब्रेन्स में पाई जाती हैं। हमारी जो मेम्ब्रेन्स होती है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। राइबोसोम में 50% प्रोटीन होती है, साइटोस्केलेटन में प्रोटीन्स होती हैं, और एंजाइम्स तो बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स ही है। उसके बाद लिपिड्स में आ जाते हैं। तो लिपिड्स आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन्स, साइटोप्लाज्म, प्रोवाइड रिजर्व एनर्जी सोर्स, शेप प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और सेल्स को इंसुलेट भी करते हैं। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, डीएनए क्रोमोसोम में पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है। क्रोमोसोम जो डीएनए होता है वो कंट्रोल सेल एक्टिविटीज करता है, जबकि जो आरएनए है वो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस का थोड़ा सा इंट्रो है। कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस रिवर्स प्रोसेसेस हैं। कंडेंसेशन इन्वॉल्व रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग डिमर। दो मोनोमर्स मिलकर डिमर बनाते हैं। मोनोमर्स को हम माइक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल की रिलीज होती है, इसलिए कंडेंसेशन को डिहाइड्रेशन इट मींस रिमूवल ऑफ वाटर एंड सिंथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि न्यू बॉन्ड्स बनते हैं। हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और ऑल डाइजेशन प्रोसेस इज हाइड्रोलिसिस। जितने भी डाइजेशन प्रोसेस हैं वो हाइड्रोलिसिस के एग्जांपल्स में आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर करें तो इट इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑन अर्थ एंड फॉर्म्स 2/3 ऑफ अर्थ। मेन कंस्टिट्यूएंट है, पता है कि 2/3 हिस्सा जमीन का हमारे पास क्या है, तरी है। उसके बाद ह्यूमन सेल्स आर कंपोज ऑफ 60 to 70% ऑफ वाटर। 20% वाटर पाया जाता है किसमें? सीड्स में और बोन सेल्स में। बोन सेल्स कौन से होते हैं? ओस्टियोसाइट्स, जिनमें हमारे पास वाटर 20% पाया जाता है। 85 to 90% वाटर ब्रेन सेल्स में होता है। 89% इन प्लांट सेल्स होता है। जेलीफिश में 99% होता है, और इसी वजह से ही जेलीफिश हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है। प्रॉपर्टीज में आ जाए तो हाई पोलैरिटी वाटर मॉलिक्यूल्स में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन के ऊपर, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन एटम के ऊपर, इसलिए पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। और इसी पोलैरिटी की वजह से ही यूनिवर्सल सॉल्वेंट है पोलर सब्सटेंसेस के लिए। तो वाटर is a universal solvent for polar substances due to this polarity, not due to hydrogen bonding. Ionic compounds and electrolytes are easily soluble in it. Non-polar substances have charged groups like alcohol are also soluble. All reaction take place in aqueous medium. यह हम सबको पता है कि reactions एंजाइम की मौजूदगी में होता है, और एंजाइम वर्क इन एक्वस मीडिया। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद पर आ जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? पोलैरिटी कॉज वाटर मॉलिक्यूल्स टू इंटरेक्ट बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज डिनोटेड बाय ब्रोकन लाइंस एंड कैन इजीली बी ब्रोकन। ये वीक होती है। देन कोवलेंट बॉन्ड कितनी होती है मैं इंशाल्लाह आपको केमिस्ट्री के लेक्चर में बताऊंगा। वाटर इज ट्रांसपेरेंट। वाटर ट्रांसपेरेंट है एंड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर सूटेबल फॉर लाइफ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से रूम टेम्परेचर पर हमारे पास ये लिक्विड हालत में पाया जाता है। कोहेजन एंड एडिशन। कोहेजन एंड एडिशन के बारे में ये है, कोहेजन वाटर मॉलिक्यूल को आपस में जो जुड़ते हैं, जो फोर्सेस डेवलप होती हैं उन्हें कोहेजन कहते हैं, जबकि जो एडहेजन है वो वाटर मॉलिक्यूल से किसी और मॉलिक्यूल के साथ जुड़ना, और ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होते हैं। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस ऑफ 1 ग्राम बाय 1 केल्विन
1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.1 जूल। ये 1 होती है किसी भी सब्सटेंस का मास अगर 1 ग्राम लिया जाए और उसका टेम्परेचर 1 ग्राम 1 केल्विन बढ़ाया जाए तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। वाटर के लिए इसकी वैल्यू 1 है। ये वैल्यू क्यों इतनी ज्यादा है? ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और इसी वजह से ही वाटर एक्ट्स एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर। बाकी आ जाती है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इट इज अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब पर ग्राम वेपोराइज। ये हमारे पीटीबी की लाइन है। ऐसी अमाउंट ऑफ हीट वाटर के पर ग्राम वेपोराइज में जो अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब होती है हीट उसे हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। उसके बाद इट इज वेरी हाई वाटर एंड इक्वल्स 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। ये बहुत ज्यादा है पानी के लिए। उसके बाद क्या कहता है कि और इसी की वजह से ही हमारे पास एक्सेस हीट का लॉस होता है एनवायरनमेंट में। पर्सपिरेशन और अगर एग्जांपल लें ट्रांसपायरेशन की तो इसी वजह से होती है। एवापोरेशन ऑफ ओनली 2 मिलीलीटर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिक्रीज द टेंपरेचर रिमेनिंग 998 मॉलिक्यूल्स बाय 1 केल्विन। कि अगर 1 लीटर लें वाटर का और उसमें से 2 मिलीलीटर एवोपरेट हो जाए तो बाकी जो 998 मॉलिक्यूल्स होंगे उनका टेंपरेचर 1 केल्विन डिक्रीज हो जाएगा। हाइड्रोफोबिक एक्सफोलिएंट क्या होते हैं? जब वाटर मॉलिक्यूल्स किसी चीज में डालते हैं और उनके दरमियान दूसरे पार्टिकल जो दूसरा लिक्विड होता है जो दूसरा सॉल्वेंट होता है सोल्यूट होता है उनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कंटेक्ट एरिया कम हो जाता है तो इसे हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन कहते हैं। इट प्ले रोल इन मेंटेनिंग इंटेग्रिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर में वाटर की वजह से जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है उसकी वजह से हमारे पास लिपिड बाइलेयर कंट्रैक्ट होती है, उनके मॉलिक्यूल आपस में मिले होते हैं। उसके बाद आयनाइजेशन आ जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू इट्स आयंस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। वाटर की जो आयनाइजेशन होती है सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन कहते हैं। ये रिवर्सिबल होती है लेकिन इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड एट 298 केल्विन, यानी कि रूम टेंपरेचर पर इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होता है, यानी कि जितना हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन होती है उतनी ही हाइड्रोक्साइड आयंस की होती है। जो आयंस हैं हमारे पास ये बहुत सारे रिएक्शंस में टेक प्लेस करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं, इस वजह से वाटर इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटेक्शन का पॉइंट रह गया था, प्रोटेक्शन के बारे में बताते चलूं कि वाटर प्रोटेक्शन के तौर पर भी काम करता है। जो आंसू होते हैं ट्रॉमा से बचाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान होते हैं हमारे पास। उसके बाद आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेटरली इट मींस हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कि ऐसे कार्बन जो वाटर के साथ लिंक्ड हो। CxH2O हमारी पीटीबी की बुक की लाइन है। तो उसमें क्या कहते हैं कि CxH2O वाटर को लिया हुआ है इसीलिए क्योंकि उसकी लेटरली डेफिनेशन करने के लिए लिया हुआ है। उसके बाद इधर केमिकली अब ये तो लाइट हो गया। केमिकली क्या होता है? केमिकली पॉलीऑक्सीडाइहाइड्स होते हैं या केटोन्स होते हैं या ऐसे कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। इससे मुराद ये है कि हम ऐसे कंपाउंड देते हैं, यानी कि अगर पॉलीसेकेराइड और लिग्नोसेकेराइड्स की बात की जाए तो जब उनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो वो मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मोनोसेकेराइड्स क्या है? हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सीडाइहाइड्स या कीटोन्स हैं। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है, सिंथेसाइज प्लांट से होते हैं। सिंपल वन प्ले रोल इन प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड कॉम्प्लेक्स वंस प्ले स्ट्रक्चरल रोल। सिंपल वन होते हैं वो जल्दी जल्दी टूट के एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो स्ट्रक्चर बनाते हैं और वक्त आने पर छोटे मॉलिक्यूल में टूट के एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए 17.6 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और ये हमें कहाँ से अवेल होती है? सोलर एनर्जी से अवेल होती है। Normal blood glucose level is 0.08% where 0.03% cause coma। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल दिया गया है, अगर इससे 0.03% से कम हो जाए तो क्या हो जाता है? कोमा काज हो जाता है लो शुगर लेवल की वजह से। फ्रक्टोज के बारे में थोड़ा दिया हुआ है कि फ्रक्टोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर्स बिकॉज टेस्ट बड्स हैव मोर रिसेप्टर्स फॉर इट। टेस्ट बड्स में फ्रक्टोज के रिसेप्टर ज्यादा होते हैं, जाहिर सी बात है जितना ज्यादा रिसेप्टर्स होंगे उतना ज्यादा हमें मीठा फील होगा। तो फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर्स। क्लासिफिकेशन में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड से ड्राइव है सैकरोन, जिसका मीनिंग स्वीट होता है। उसके बाद आ जाते हैं कि दे आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ सैकराइड यूनिट्स। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स। मोनोसैकराइड्स को डिस्कस करते हैं। मोनोसैकराइड्स ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। दीज आर ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स। ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं में ही polyhydroxyaldehydes और ketones पाए जाते हैं, which are either polyhydroxyaldehydes और ketones ranging from 3 to 7 carbon atoms। 3 से 7 कार्बन एटम्स होते हैं, except one carbon known as alpha carbon। अल्फा कार्बन के अलावा तमाम में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। their general formula is CnH2ON। CnH2ON is the general formula for monosaccharides।
These are sweetest of all and cannot be further hydrolyzed being soluble in water. वाटर में soluble तो होते हैं मगर hydrolyze नहीं होते क्योंकि ये simplest हैं। और आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन। इट इज बेस्ड ऑन बोथ नंबर ऑफ कार्बन आइटम एंड ऑन फंक्शनल ग्रुप। अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाते हैं, डायोसिस, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस। और अगर फंक्शनल ग्रुप्स की बेस करें तो अल्डिहाइड और ग्लूकोज, अल्डो शुगर और ग्लूकोज शुगर। हेक्सोसिस के बारे में दिया है कि हेक्सोसिस आर मोस्ट इंपोर्टेंट एंड ग्लूकोज इज द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी फूड। रिस्पिरेशन में ज्यादातर यूज होने वाला फ्यूल क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज इज अल्डो शुगर वाइल फ्रक्टोज इज कीटो शुगर। ये बेसिक डेफिनेशन है। ट्रायोसिस इंक्लूड ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सीकीटोन। डाइहाइड्रोक्सीकीटोन हमारे पास अल्डो फॉर्म में आ जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड अल्डो फॉर्म में आ जाएगा, डाइहाइड्रोक्सीकीटोन कीटो फॉर्म में आ जाएगा। विच आर बोथ इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। दोनों फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या है, इंटरमीडिएट है। ये हम जरूर बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे। टेट्रोसिस आर रेयर इन नेचर एंड इंक्लूड एरेथ्रोज एंड एरेथ्रुलोज। एरेथ्रोज हमारे पास अल्डो फॉर्म, एरेथ्रुलोज कीटो फॉर्म एंड आर इंटरमीडिएट इन बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। बैक्टीरियल रेस्पिरेशन में ये ऑब्जर्व होते हैं। पेंटोसिस, राइबोज और रेबुलोज। राइबोज इज हेरिडिटरी कंपोनेंट बाय रेबुलोज इज इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। रेबुलोज बिसफॉस्फेट जो में बायोइनर्जेटिक्स में इसको डिस्कस करेंगे जरूर। जबकि राइबोज हमें पता है कि राइबोज एक पेंटोस शुगर है जो कि यूज होती है किसमें, न्यूक्लियोटाइड की यूनिट है, बेसिक यूनिट है। हेक्सोसिस में बहुत सारी हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। ग्लूकोज रेस्पिरेटरी फ्यूल है, गैलेक्टोज मिल्क शुगर का कंपोनेंट है, जबकि फ्रक्टोज इज इंटरमीडिएट इन रेस्पिरेशन। फ्रक्टोज रेस्पिरेशन में इंटरमीडिएट के तौर पर काम करता है क्योंकि ग्लूकोज से हम फ्रक्टोज बनाते हैं। उसके बाद हेप्टोज, हेप्टोसिस में ग्लूकोहेप्टोज और स्यूडोहेप्टोज, जबकि ये भी फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं, इंटरमीडिएट के तौर पर काम करते हैं। इन व्हाट आर दिस चेंज रिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग मेनी टाइप्स। वाटर पानी में आते ही अपनी ये लीनियर स्ट्रक्चर से रिंग स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोपाइरानोज बनाता है, जबकि जो राइबोज है वो राइबोफ्यूरानोज बनाता है। तो अल्फा शुगर है बोथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स डाउनवर्ड वाइल बीटा शुगर। अल्फा और बीटा के दरमियान फर्क है कि अल्फा के दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स डाउनवर्ड होंगे जबकि बीटा में एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। फिर आ जाता है डी शुगर्स और डेक्स्ट्रो शुगर्स आर राइट हैंडेड while L sugars or LEVO are left-handed, जबकि प्रोटीन और सेल रिसेप्टर्स आर एबल टू सेंस डी शुगर्स। डी शुगर्स को सेंस करते हैं प्रोटीन और सेल रिसेप्टर्स, जबकि एल शुगर्स को सेंस नहीं करते। जो हम सिंथेटिक शुगर्स बनाते हैं वो मैक्सिमम एल शुगर्स ही होते हैं। उसके बाद एल शुगर्स आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल शुगर्स और स्वीटनर्स। मैंने आपको बताया कि जो सिंथेटिक होते हैं वो एल शुगर्स होते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं क्योंकि अल्डो और कीटो फार्मूला सेम होता है मगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपीमर्स। ग्लूकोज और गैलेक्टोज एपीमर्स हैं, जबकि अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स। L and D glucose are enantiomers, anomers, epimers, isomers। ये जरूर आपको केमिस्ट्री में एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए ये लेक्चर खत्म करते हैं क्योंकि हमारा अगला लेक्चर शुरू होता है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज।